नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग देख रहे थे, वर्णमाला देख रहे थे और इसी वर्णमाला चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज जो होगा मेरा पार्ट 2 वीडियो ये होने वाला है वर्णमाला से। पार्ट 1 वीडियो में हम आपको जो है 53 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ वर्णमाला से हम जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन से डिस्कशन कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको भी अनुभव लगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से जो है 2 से 3 प्रश्न जो है वर्णमाला से पूछा जाता है, जिसमें वर्णमाला से बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 2 से पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 53 के बाद 54 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 देख लीजिए। 53 तक आपको हम समझा चुके थे। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? किस शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है? तो आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जब किसी शब्द में आपको ऊपर जो है चंद्रबिंदु दिया रहता है, जब किसी शब्द के ऊपर में चंद्रबिंदु दिया रहता है तो उसमें अनुनासिकता का प्रयोग किया हुआ मिलता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा, इसमें जो है अनुनासिकता का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो जहाँ पर भी चंद्रबिंदु दिखे, जिस शब्द में के ऊपर चंद्रबिंदु दिखे वहाँ अनुनासिकता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? यानी कि कंठ और तालु दोनों से क्या होगा? उसका उच्चारण होगा। तो ध्यान रखिएगा, कंठ और तालु से जो होता है आपका उच्चारण जो होता है ए और ए का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और तालु से होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा 56 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? अभी हम आपको बताए थे ए दिया रहे चाहे ए दिया रहे, तो इस दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ तालव्य होता है। तो 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण तालिका के अनुसार जो है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो होंगे ये स्वर में आएंगे। किस में आएंगे? स्वर में आएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि मात्रा के आधार पर कहे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 2 भेद होते हैं। जान लीजिए, पहला जो होता है आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा जो होता है आपका दीर्घ स्वर होता है। ये प्लुत स्वर जो होता है इसका प्रयोग जो होता है अधिकांशतः जो होता है संस्कृत व्याकरण में मिलता है। यहाँ पर मात्रा के आधार पर याद रखिएगा स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को हम लोग गुरु स्वर भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कहे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 नंबर देखिएगा। 59 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, मतलब उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप याद रखेंगे, अनुनासिक में याद रखेंगे कि जिनकी ध्वनि मुख के अलावा जो है नाक से भी निकलती है, मुख और नाक दोनों से जिसकी ध्वनि निकलती है उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर देख रहे हैं, कितना बार रिपीट हो रहा है? कर्ण तालव्य कौन सा है? तो कर्ण तालव्य वाला बताया था कि ए और ए जो होगा कंठ तालव्य होगा।
मतलब ए और ए का उच्चारण किससे होगा जी? कंठ तालव्य से होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ओष्ठ हो जाएगा। और कहता है आ अ और आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। कहे कि र और स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मूर्धा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 61 नंबर। और आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2016, 18, 24 यही सब पूछा गया है। कह रहा है 61 नंबर, निम्न में कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण इसमें से कौन सा हो जाएगा? कंठ से आपको हम बताए थे, कंठ से किसका उच्चारण होता है, तो कवर्ग का उच्चारण होता है। इसके अलावा जो होता है अ का, आ का और ह का और विसर्ग का। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, आ है, ह है, विसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा 61 का। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपका 62 नंबर देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा 62 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? मतलब दंत के माध्यम से किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो याद रखिएगा जो त वर्ण के अंतर्गत आएंगे उसका उच्चारण किससे होगा? दंत से होगा। इसके बाद ल और स का उच्चारण भी किससे होता है? दंत से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, य का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको हम क्या बताए थे कि य और तलावे स, इसके अतिरिक्त छोटी ई, बड़ी ई, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा च वर्ग, इन सब का उच्चारण जो होता है आपका तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मूर्धा से याद रखिएगा कि मूर्धा से री, र और ये वाला स का उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से होगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि प, फ, ब, भ, म डैश व्यंजन होते हैं, माने इनका उच्चारण स्थान जो होगा किससे होगा? तो जो भी प वर्ण के अंतर्गत वर्ण आते हैं उनका उच्चारण जो होता है आपका ओष्ठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप क्या याद रखेंगे, प वर्ण के अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान भी किससे होगा? ओष्ठ से ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर कह रहा है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ध्यान दीजिएगा ऊष्म व्यंजन जो होते हैं आपके 4 होते हैं, तलावे श, मूर्धन्य श, दंती श और ह होता है। 4 होता है ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर तो तलावे श है, ये वाला स भी है और ये वाला स भी है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यानी कि ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 67 हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अभी आपको बताए थे तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह जो होंगे ये उस व्यंजन हो जाएंगे। कहे कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो होता है मूर्धा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा जब दो व्यंजनों का मेल हो। किसका मेल हो? जब दो व्यंजनों का मेल हो तब जाके क्या बनता है जी? आपका संयुक्त व्यंजन बनता है। क्या याद रखेंगे कि जब दो व्यंजनों का मेल हो तब जाके क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। और आप याद रखेंगे कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। जैसे देखिएगा आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे जो है 4 में कौन कौन होता है इस चीज़ को भी आप देख लीजिए। पहला होता है छ, त्र, दूसरा ज्ञ और चौथा कौन सा होता है? स्र होता है। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा हुआ है ज्ञ के बारे में पूछा हुआ है ना कि ज्ञ कैसे बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो बना हुआ है ज हलंत धन य के मेल से बना हुआ है।
तो आपका बताइए कि 68 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपसे 6 का भी पूछ सकता है। तो जब 6 का पूछे तो क्या हो जाएगा, क हलंत धन स हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपसे जो है अगर त्र का पूछता है तो याद रखेंगे त हलंत धन र हो जाएगा। यानी कि जो आपका संयुक्त व्यंजन है वो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए। 69 भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। अभी समझाए थे कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उनसे जो बनता है संयुक्त व्यंजन बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए क हलंत व्यंजन है और स भी क्या है, व्यंजन है। इस दोनों के मेल से ये 6 बना तो ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन आपका हो गया। आप याद रखेंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन तो भाई 4 ही होता है। कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और एक स्र होता है। तो देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें छ भी है, त्र भी है, स्र भी है, ये वाला स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 70 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 71 नंबर आपको हम बताए हुए हैं अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। कह रहा है निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण में आपको बताए थे कि किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है आपका महाप्राण होता है। किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो ये पहला वर्ण है तो महाप्राण तो होगा नहीं। द जो है तीसरा वर्ण है तो ये भी नहीं होगा। ये पांचवा वर्ण है तो नहीं होगा। भ जो है ये प वर्ण का जो है कौन सा है, चौथा है। तो यही ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। यानी कि महाप्राण कहने का मतलब ये है कि आपको 2 और 4 देखना है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर ये जो है ख जो है क वर्ग का दूसरा है, ठीक है। छ जो है ये च वर्ग का दूसरा है। ठ जो है ये ट वर्ग का दूसरा है। वो सही है। दूसरा वर्ण आ जाए चाहे चौथा वर्ण आ जाए वही तो महाप्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण को कैसे पहचानना है, तो 1 और 2 किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण दिया रहता है तो वो जो होता है अघोष होता है। जैसे आप देख भी सकते हैं ये ख जो है क्या है, क वर्ग का जो है ये दूसरा वर्ण दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा यदि आपसे पूछा जाए कि ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा कंठ हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो तालु हो जाएगा। कहे ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 74 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ क्या है, यानी कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो आपको हम क्या बताए थे कि 52 वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए हम वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 75। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। तो ये दोनों जो है अंग और अह जो है अयोगवाह वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ से आप याद रखेंगे कि अयोगवाह वर्ण की संख्या जो होता है 2 होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होता है 4 होता है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी।
स्पर्श संघर्षी में आप याद रखिएगा च, छ, ज, झ, ये 4 वर्ण जो होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। तो आप देख लीजिए कहाँ दिया है, तो यहाँ ज दिया है, तो यही जो है स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन नंबर 76 का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पिछले सेट में कराए थे, दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, यानी कि दांत से और ओठ से किस ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। तो याद रखिएगा व का उच्चारण स्थान जो होता है दांत और ओष्ठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहे कि य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तालु हो जाएगा। र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो होगा मूर्धा हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ओष्ठ हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो हैं देख लीजिए किसी न किसी एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। ये 2016 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 78 नंबर कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तब वह क्या कहलाता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ जो कह रहा है क्वेश्चन कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है। स्पर्श व्यंजन की संख्या पहले बताइए कितना होता है, 25 होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क से लेकर म तक होता है। तो इसी में से आपको चुनना है। तो देखिए तो इसमें ह आ गया तो होगा, नहीं होगा। ल भी आया है, नहीं होगा। यहाँ देखिए क, च, प, द, ये वाला तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। देखिए ह आ गया तो नहीं होगा, इसमें जो है य आ गया तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर कह रहा है कि र का विवरण है, यानी कि र जो है इस ऑप्शन के अनुसार जो है क्या है। तो आपको हम जब बीपीएससी का सेट करा रहे थे तो उसमें बताए थे कि र जो है वत्सर्य है। क्या है जी, वत्सर्य है। और र जो है आपका अल्पप्राण व्यंजन भी है, सघोष भी है और लुंठित भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 80 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो समझिए सबसे पहले स्पर्श का मतलब क्या कि क से म तक। कंठ ध्वनि का मतलब क्या कि क से लेकर अंग तक, यही ना जी कंठ ध्वनि का मतलब। अघोष का मतलब कि 1 2, ठीक। और महाप्राण का मतलब कि 2 और 4 देखना है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर चलिए क जो हो गया आपका स्पर्श व्यंजन भी है ना, स्पर्श व्यंजन क से म तक देखना है, ठीक है। उसके बाद ये कंठ ध्वनि भी है, क कंठ ध्वनि हो गया, उच्चारण स्थान कंठ से होता है। क्या अघोष है क्या, तो देखिए ये पहला वर्ण आ रहा है, क भी पहला वर्ण यहाँ पे है। उसके बाद जो है क्या ये महाप्राण है क, तो ये महाप्राण नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा 81 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग ग यहाँ बी को चेक करेंगे। ये स्पर्श है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कंठ ध्वनि भी है तो बिल्कुल सही होगा। क्या ये अघोष है 1 2, तो ये 3 नंबर पर आता है ग, तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब चलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बचा ख। ख जो है स्पर्श व्यंजन है, क से म के बीच में आ जाएगा, ठीक है। कंठ ध्वनि है, कंठ से उच्चारण होगा, बिल्कुल सही है। अघोष है क्या, तो हाँ क वर्ग में ये दूसरे नंबर पर आता है, अघोष हो जाएगा। महाप्राण का मतलब 2 और 4, तो दूसरा वर्ण है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी जो है सभी को फॉलो कर रहा है, स्पर्श भी है, कंठ भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर कह रहा है कि अंतःस्थ और उष्ण वर्ण कितने हैं। देखिएगा अंतःस्थ और उष्ण वर्ण जो है कितने हैं कह रहा है। तो आप सबसे पहले जानिए कि अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4 होता है और उष्ण वर्ण की संख्या जो होता है 4 होता है। अंतःस्थ और उष्ण वर्ण कितने होते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अंतःस्थ का आप समझ गए 4 में कौन कौन हो जाएगा, य र ल और व हो जाएगा। उसमें आप देखिएगा तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 83 नंबर है। और ये क्वेश्चन जब देखिएगा तो आपको जो है थोड़ा सा अटपटा लगेगा। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ह को हम लोग बोलते हैं काकल्य वर्ण बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। कहे कि य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। कहे कि स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको हम बताए थे ना, ल और स का उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है। और अ का मूर्धा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 की हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? छ से ड के बीच कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो होगा, क्या य आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसी के बीच में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ छ हो जाएगा, ज हो जाएगा, झ हो जाएगा, य हो जाएगा, ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा और ड। ठीक बीच में ना बोला है, तो 3 इधर से छांट लेंगे और 3 इधर से छांट लेंगे, तो बीच में तो यही आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और आप बताइएगा कि झ का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो तालु से होता है, ढ का मूर्धा से, ठ का मूर्धा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिएगा आपका ह्रस्व स्वर भी है और पुरुष स्वर भी आता है, संयुक्त स्वर भी आता है, लेकिन द्वितीय नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 85 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? किसके आधार पर पूछा है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है उत्क्षिप्त व्यंजन सही है, पार्श्विक भी सही है, उष्म व्यंजन भी होता है, लेकिन जो होता है सघोष जो होता है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87। कह रहा है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, क्या होता है जी? कंपन होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो यहाँ पर उच्चारण के समय स्वर तंत्री में क्या होता है? कंपन होता है। इसी से समझ में आ गया, ये जो हो जाएगा आपका काकाल्य वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और काकाल्य में क्या होता है जी? ह वर्ण आता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 88 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालाब में नहीं है? यानी कि जो नहीं है वही आपका तो सही होगा। तो तालाब में हम बताए थे कि च वर्ण का उच्चारण स्थान तालाब से होता है, तो इसमें क आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। कह रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। विसर्ग के अलावा अगर कहता है कि ह का उच्चारण स्थान, तो भी कंठ ही होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल जो है ये घुमाने का प्रयास कर रहा है कि विसर्ग का, देखिए ये 2023 में पूछा गया है और यही क्वेश्चन जो है 2024 में रिपीट हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। देखिएगा 90 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा है वर्ण है? तो अयोगवाह में 2 वर्ण होते हैं, अंग और अ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं? तो मूर्धन्य नहीं है का मतलब क्या? कि जो ट वर्ण के अंतर्गत नहीं आता होगा वही मूर्धन्य नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है ज जो है ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ही क्या हो जाएगा? 91 का सही हो जाएगा। और आप याद रखेंगे जो भी ट वर्ग में वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है जी? मूर्धा होता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे री, र और ये वाले स का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो मूर्धा से ही होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आप 92 नंबर देख लीजिए। 92 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से किसका होगा? अभी बताए थे कि च वर्ग में जो भी वर्ण आएगा उसका उच्चारण स्थान किससे होगा? तालु से आएगा होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर छ जो च वर्ग में आता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2019 में ये पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 93 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? तो आप देख लीजिए अंतःस्थ किस वर्ण की संख्या 4 होता है, य र ल और व। तो कौन नहीं है? तो नहीं है, देख लीजिए य है, र भी है, व भी है, नहीं है आपका ह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2013 में, 2011 में, 2021 में, 2014 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 94 कह रहा है कि य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? तो आपको हम क्या बताए थे कि उस व्यंजन की संख्या जो होती है 4 होती है, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा अगर कहे कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे मूर्धा हो जाएगा। कहे कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो तालु हो जाएगा। उसके बाद त वर्ग का क्या हो जाएगा? तो दंत हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपसे कहे कि ल का उच्चारण स्थान क्या होता है तो क्या होगा? आपका माइंड घुमा देगा। ल और स दोनों का याद रखिएगा कि ल और स दोनों का जो होता है आपका दंत ही होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 96 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण करते समय केवल जो है श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं अघोष बोलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल हम लोग श्वास का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अघोष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अघोष वर्ण को कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है अघोष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97। किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है? मूर्धन्य का मतलब जो होगा ट वर्ग होगा। और इसमें आपको हम और भी बताए थे कि री मिल सकता है, र मिल सकता है और ये वाला पेटकट्टा स मिल सकता है। तो देख लीजिए किसमें है। तो मूर्धन्य के लिए हम लोग ट वर्ग में चलेंगे। जो इसमें नहीं है तो गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसमें ट है, ठ है, ड नहीं होना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा है ट, ठ, ड, ढ और ये वाला स। देखिए आपको हम बताया था ना ये वाला स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये जो है 2021 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में जो है महाप्राण का प्रयोग नहीं हुआ? जिसमें नहीं हुआ है वही आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है खीज में हुआ है, ठीक है ना। क्या झूठ में हुआ है? तो इसमें भी हुआ है, घाघ में भी हुआ है, लेकिन जो है जोगन में जो है महाप्राण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब कैसे कैसे नहीं हुआ है? तो आपको हम महाप्राण में व्यंजन में आपको हम क्या बताए थे कि किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा याद रखिएगा। तो देखिए ना यहाँ पर ख जो है दूसरा वर्ण है, झ चौथा वर्ण है ना, यहाँ पर झ चौथा है, ठ दूसरा है, यहाँ घ चौथा हो गया, लेकिन यहाँ ज जो है तीसरा वर्ण दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो ये जो हो जाएंगे आपके व्यंजन के प्रकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा व्यंजन नहीं स्वर के प्रकार होंगे। स्वर के कितनी संख्या होती है? 11। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यदि आपसे प्रश्न कर दे
कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से कह दे कि काल चैप्टर हिंदी व्याकरण का, इसके कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 3 होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 100 कह रहा है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि जो स्वर दो मूल स्वर से बने हो, जो स्वर दो मूल स्वर से बने हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। याद रखेंगे संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ, ये सब जो है आपका संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा, ए, ऐ पहले ही में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 105 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि मात्रा स्वर को कहते हैं, मात्रा स्वर को कहते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं समरूप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। या इसको ग्रेफिम भी हम लोग बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण की कुल संख्या बता दीजिए, 52 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर कह रहा है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो आपको हम बताए थे कि ओ और औ का उच्चारण स्थान किससे होगा, कंठ और ओष्ठ से। देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी पीजीटी एग्जाम 2010 में पूछा हुआ है। उच्चारण स्थान से जो है आपके एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। कह रहा है 107 स्वर किसका भेद है। स्वर जो है किसका वर्ण भेद है, तो ये जो होगा वर्ण का भेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होता है। ठीक है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कर रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, कितने वर्ण हैं, तो कुल जो है 52 वर्ण हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कब कब पूछा हुआ है। ये 2005 में पूछा हुआ है, एक ही बार 2021 में यूपीएसआई में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को, जैसे देखिएगा क हलंत यहाँ दे दिए तो ये व्यंजन हो गया, यहाँ पर अ दे दिए तो ये क्या हो गया, स्वर हो गया। यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर क्या है, स्वर है। तो दोनों का जब संयुक्त रूप होगा, मेल होगा दोनों का, तो क्या बनेगा, क बनेगा। तो क क्या आया आपका, बोलिए, क क्या आया आपका, व्यंजन आया। क क्या आया, व्यंजन आया। और व्यंजन है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर बोल सकते हैं क्या, अक्षर भी आप बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 109 का सी हो जाएगा। और आप ध्यान रखेंगे कि वर्ण को ही क्या बोला जाता है, ध्वनि बोला जाता है। कहे कि वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 110 नंबर देखिए। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या जो होती है 11 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 111। कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो व्यंजन की संख्या आपको बताए थे 33 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 112 निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है। तो कंठ वाला क ख होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर। कह रहा है 113 कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि, तो कंठ ध्वनि क ख वाला होता है। देखिएगा क वर्ग में जो भी आएगा कंठ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बताए थे अ भी कंठ होता है, ह भी क्या होता है, कंठ से होता है। तो इसमें ह दिया है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर देख लीजिए। कह रहे कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ कंठ के अंतर्गत आता है, क वर्ग के अंतर्गत कंठ हो जाएगा इसका।
देखिए ये 2013 में पूछा हुआ है, ये जो है कब पूछा गया है, देख लीजिए 2024 में यही क्वेश्चन जो है पूछा गया है, किसमें, यूपीपी कांस्टेबल में री एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 115 नंबर कह रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर य व्यंजन है, य जो है च वर्ग के अंतर्गत आएगा तो क्या हो जाएगा आपका तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 116, हिंदी की तालव्य स ध्वनि है, तो आपको हम क्या बताए थे, य हो, तालव्य स हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, इस सब का उच्चारण स्थान जो होगा आपका तालव्य से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है 117 में कि ड का उच्चारण स्थान होता है, तो ड का क्या होगा, मूर्धन्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 118, कह रहा है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि का मतलब जो है ट वर्ग वाला, तो देखिए ट वर्ग वाला ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हो जाएगा। याद रखिएगा च वर्ग का तालु होता है, प वर्ग का ओष्ठ होता है, त वर्ग का दंत होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 119 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग बोलते हैं दंत बोलते हैं, यानी कि उसका उच्चारण दंत से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 120 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत में यानी कि त वर्ग वाला, तो देखिए त वर्ग वाला में त पहले ही आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन आते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 122, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो शुद्ध कह रहा है, तो आपको हम बताए हैं कि ल हो और ये वाला स हो तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तालव्य स का क्या होता है, तो तालु होता है, च का क्या होता है, तो च का भी क्या होता है आपका तालु ही हो जाएगा, और ये वाला स का क्या होता है, तो मूर्धा होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 123 कह रहा है कि थ किस वर्ण का व्यंजन है, तो थ जो है किस में आता है, त वर्ग में आता है, और त वर्ग वाला जो भी होगा उसका उच्चारण स्थान जो होगा दंत हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 123 कह रहा है कि थ किस वर्ग का व्यंजन है, तो थ किस में आता है जी, तो त वर्ग में, तो दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देख लीजिए। 124 नंबर कह रहा है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो द का भी क्या हो जाएगा आपका दंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 125, कह रहा है कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि का मतलब कि जो प वर्ग में नहीं होगा वही आंसर होगा, तो देखिएगा च वाला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि हिंदी की ब ध्वनि है, तो प वर्ग के अंतर्गत आती है, तो ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 127 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर का मतलब क्या हो गया, आधा स्वर, तो इसमें से बताइए कि अर्ध स्वर कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब आप स्वर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि य और व जो होता है अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाना होगा, य और व। और ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए 2016 में, 2013 में, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कहता है कि इस री और स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मूर्धा हो जाएगा। इस छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका तालु हो जाएगा। छोटा ऊ का आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इस सब को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 128 नंबर देख लीजिए, कह रहा है 128, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है यानी कि क से म के अंतर्गत
क से म के अंतर्गत जो आएगा वो जो होगा स्पर्श व्यंजन होगा। इसके बीच में जो नहीं आएगा वही स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वही आंसर होगा। तो देखिएगा यह नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहा है आप 129 कि सही कथन चुनिए। तो सही कथन हम लोग चुन लेते हैं। क्या य और व अर्ध स्वर कहलाती है? तो अभी हम बताए थे कि य और व जो होगा अर्ध स्वर होता है। समझ में आया? तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर ए नंबर ही सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अब देखने की आवश्यकता ही नहीं है। 130 उच्चारण की दृष्टि से तलाबे श, ये देखिए ये मूर्धन्य श और ये दंती श व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये जो व्यंजन होंगे ये किस में आएंगे जी? तो उसमें के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 131, निम्नलिखित में से उस व्यंजन कौन से हैं? तो अभी बताए थे तलाबे श, मूर्धन्य श, दंती श और ह। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है। बिल्कुल सही है। इसमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? यानी कि ये स्र बना हुआ है किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है? तो ध्यान देंगे ये स और र वर्णों के मेल से क्या बनता है? श्र बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तलाबे स वाला देख लीजिए, तलाबे स वाला ही याद रखना है स्र के लिए। 133 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो अभी बताए थे क हलंत धन स के मेल से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर देखिए, खतरनाक क्वेश्चन है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो कौन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है य नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर य ए हो जाएगा। और आप अभी तुरंत बताएंगे कि य का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो याद रखिएगा, नहीं याद आ रहा है तो तालु हो जाएगा। चलिए आज का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण के लिए क्या बताए थे? किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो देख लीजिए ये चौथा वर्ण है तो नहीं होगा, ये दूसरा वर्ण है तो नहीं होगा, ये भी दूसरा वर्ण है तो नहीं होगा। इसमें जो है तीसरा वर्ण जो है ब है, प वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा 136, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण में आपको हम क्या बताएं अभी? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। यही मेरा ट्रिक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला वर्ण है क्या? ये नहीं है, तीसरा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है। ये वाला च जो है ये पहला वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिएगा अगर कहे कि च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा तालु। ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ख का कंठ हो जाएगा। थ का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। फ का क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।